कुछ नहीं उगता तुम्हारी यादों के सिवा, अब मेरे दिल की जमीन पर तुम्हारी ही जमींदारी चलती है। तो दोस्तों, आपके प्यार में मैं इतना आतुर हो गया कि आपकी फरमाइशों का पालन करने में आ गया हूं। आपकी फरमाइश हो रही थी कि सर नंबर सिस्टम से सिलेबस शुरू करिए और हमें बेसिक नहीं पढ़ना है। तो चलिए नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कुलदीप सचान। एंडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए, संख्या पद्धति पढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरी बात क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की यदि बात करते हैं नंबर सिस्टम, तो संख्या पद्धति, तो इसमें संख्या को कितने भागों में बांटा जाता है? सर्वप्रथम संख्या के मूल दो भाग होते हैं। क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। और इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब यहां से वास्तविक संख्याओं को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर और इसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं मुख्यतः रूप से। तो यहां पर परिमेय संख्या क्या होती हैं? भिन्न के रूप में भिन्न, और भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन, और पूर्णांक। अब पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक। अब पूर्णांकों को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। दो भागों में ही बांटे पहले। पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब यहां पर जीरो, शून्य। अब इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो क्या कहलाता है? इन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर शून्य और प्राकृतिक संख्या मिलकर, शून्य और प्राकृतिक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या को मिलाकर क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर के साथ यदि शून्य भी शामिल हो जाए तो मिला के कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? इनको अब समझते हैं। पूर्ण संख्याओं की अंग्रेजी होती है होल नंबर। अब एक और भी आती है कंप्लीट संख्या, संपूर्ण संख्या, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमें पूर्ण संख्याओं की जानकारी लेनी है, लेकिन वो सिलेबस के बाहर है कि कंप्लीट नंबर क्या होती है। तो इसलिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे जितनी हमारी जरूरत है। प्राकृतिक संख्याओं को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, लेकिन पहले हम वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं इनको समझ लेते हैं। तो जो भी संख्याएं हैं, 1/2 है, 1 है, 5 है, 3.4 है, जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे दशमलव में हो चाहे भिन्न में हो, ये प्राकृतिक। लेकिन काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे -1 लिखा जाए
तो ये काल्पनिक है, -√2 लिखा जाए तो ये काल्पनिक संख्या है। अब इसमें देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 ना हो, तो अर्थात जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो पूरी भिन्न जो होती हैं जैसे 1/2 है और 3/4 है, ये सभी क्या हो जाएंगी आपकी। और दशमलव संख्याओं को भी दशमलव भिन्न कहा जाता है, तो हम दशमलव का भी अध्ययन इसी फ्रैक्शन के अंतर्गत करेंगे। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए 1/2 3/4, तो 1/2 3/4 तो 0.5 ऐसे भी हो सकता है, 0.6 बार, ये भी चीजें लिख के आ सकती हैं, आवर्ती दशमलव भी आ सकते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं √2 √3 ऐसी संख्याएं। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या होता है? परिमेय, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा है। और पाई की ही एक वैल्यू दशमलव के रूप में 3 दशमलव, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करना चाहूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, 3.14 दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? तो 3.14, तो ये दोनों क्या है? P/, कोई भी दशमलव संख्या हो वो फ्रैक्शन के रूप में परिवर्तित हो सकती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? आप उसको कहते हैं कि परिमेय संख्या होगी। लेकिन पाई का आज तक कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं कि अपरिमेय संख्या है। और कभी निश्चित मान नहीं होता, दशमलव तक आगे जैसे 3.1 2 3 4 5 6 डॉट आगे, यानी कि पूरी आगे प्राकृतिक संख्याएं आपको लिख देनी है, पूरी गिनती लिख देनी है, तो इसका अनलिमिटेड स्वरूप होगा। इसको हम कभी P/Q के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यदि यहां पर 3.67 इस पर बार लगा है तो 6-7 को बार बार रिपीट करके लिखते हैं। यह भी अशांत दशमलव होती है, लेकिन यह अशांत तो है, लेकिन इसको कभी P/Q के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जैसे 1 2 3 4 अब अंत तक कहां तक जाएगा यह हमें पता नहीं है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो पाई कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब देखें जरा भिन्न 1/2 3/4 0 तो पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक को दो भागों में बांटा जाता है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। लेकिन पहले हम पूर्णांक की बात करेंगे, -1 0 +1 ऐसे आगे यहां पीछे, तो -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये आपके पूर्णांक होते हैं, जो भिन्न के रूप में ना हो, जो /1 के रूप में हो, दशमलव के रूप में ना हो, जो गिनती वाली आपकी संख्याएं हैं उसी में प्लस माइनस लगा दें। तो ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। अब एक चीज, जिसमें धन लगा है वो धन, जिसमें ऋण लगा है वो ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। बट 0 ना तो ऋण पूर्णांक होता है ना तो धन पूर्णांक होता है, इस बात को याद रखेंगे। अब पूर्णांक को हुई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनसे हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 डॉट कहां तक जाना है ये हमें पता नहीं। प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं क्या हो गई? ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं जो हुई ये आपकी काउंटिंग नंबर होती हैं। अर्थात जब भी गिनती करते हो तो कभी ना फ्रैक्शन से करते हो ना 0 से शुरू करते हो। लेकिन एक गाना था, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। अर्थात जब 0 नहीं था तो इसका मतलब हमारी गिनती अधूरी थी। तो 0 जब शामिल कर लिया गया तो इनको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो होल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 इस प्रकार आगे डॉट
तो केवल 0 एक्स्ट्रा आ जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं शामिल होता है। जब 0 आ गया तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब यहां से प्राकृतिक संख्याओं के भी अब पुनः भागों पर विचार करेंगे, क्योंकि अब जो संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं हम प्राकृतिक पर पढ़ते हैं, लेकिन कई विवादास्पद चीजें आती हैं, उनको भी मैं लेकर चलूंगा। आपको बहुत बारीकी के साथ चीजों का अध्ययन कराने वाला हूं। तो देखें जरा, प्राकृतिक संख्याओं को अब उठाते हैं, क्योंकि मेन जो पढ़ना है आपको प्राकृतिक संख्याओं पर ही काम करना है। ये सारी चीजें जरूरत की थी, मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए आते हैं प्राकृतिक संख्या की यदि बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं को हम 2 प्रकार से बांटते हैं। प्राकृतिक संख्या पहला पार्ट होता है विभाजन का सम और विषम। तो सम क्या होता है और विषम क्या होता है? सम और विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वह सम संख्याएं। तो यह सम संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। इसको क्या कहते हैं? ऑड नंबर। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 से विभाजित होती हैं। जो 2 से पूर्णता विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। विभाजित नहीं, तो ये विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इनका एग्जाम्पल देखें जरा। एग्जाम्पल क्या होगा? 2 से विभाजित 2। मैं प्राकृतिक संख्याओं पर केवल काम कर रहा हूं। अभी आपका एक कंफ्यूजन है कि सर 0 सम संख्या है या नहीं है, उसका भी जिक्र मैं करने वाला हूं। लेकिन हमारा जो डिवाइडेशन किया गया था नंबर सिस्टम में, वो सम और विषम का प्राकृतिक संख्याओं से किया गया था, न कि होल नंबर से किया गया था। लेकिन बात मुद्दे की जो है उस पर ही भी हम डिस्कस करेंगे कि कई जगह लिखा है 0 एक सम संख्या है। 2 4 6 8 ... अब ये 1 3 5 ... इस प्रकार आपका 2 से जो विभाजित नहीं होती हैं। अब देखिए मेन जो चीजें आती हैं यहां पर। अब पुनः दूसरा भाग हम यहां पर पढ़ें जो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या का एक अलग से आपको वीडियो बन के मिलेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का अध्ययन बहुत जरूरी है। इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं आज की स्थिति में कि अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी। तो उनकी जानकारी के लिए अलग से स्पेशल वीडियो इसके बाद आएगा। अभाज्य संख्याओं को हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक। अब यहां पर अभाज्य संख्या, जैसा कि नाम से ही परिचय है, अभाज्य। आ शब्द जहां पर जुड़ा होता है तो ऐसा नहीं है भाज्य का मतलब भाजित हो जाए, अर्थात जो भाजित नहीं है। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं कि भाजित नहीं है। तो भाजित है किससे? कोई भी संख्या होती है तो वह भाजित सब होती जरूर है। किससे? 1 और स्वयं से जरूर विभाजित होती है। तो यहां पर अभाज्य संख्या 1 व स्वयं से यदि विभाजित है तो अभाज्य। तो 2 फैक्टर होंगे, जैसे 13 है। 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 के 2 फैक्टर 1 गुणे 13 लिखा जा सकता है। तो 1 से और 13 से जरूर विभाजित होगी, लेकिन इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है।
तो हम यह कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, जिनके दो गुणनखंड होते हैं, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन एक व स्वयं के अलावा अन्य कोई संख्या भी इसमें आ जाए, जैसे 8 की बात करते हैं तो 8 1 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 8 से होगा। 1 और 8 तो शामिल हैं, बट 2 और 4 भी आ गए। अन्य संख्याओं से भी विभाजित हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको यहां से यह पता चला कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो उसमें एक और स्वयं के अलावा अदर फैक्टर भी होते हैं और वह भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। कंपोजिट नंबर, इनको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं और अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं जरा प्राइम नंबर की यदि हम बात कर रहे हैं तो प्राइम नंबर का हम परिभाषा देंगे तो मेन बात भी इसी को अध्ययन करने की है। प्राइम नंबर क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से ना कम होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, कम नहीं होते हैं। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखें जरा, अभाज्य संख्याओं की बात हो गई, लेकिन अब मुद्दे की बात आती है, 0 कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है? तो हमने कहा आपसे कि प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो हमें 0 की बात नहीं, 0 नहीं, 1 कैसी संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ही भाज्य और अभाज्य होती है। 1 के केवल एक ही गुणनखंड होता है, 1 का केवल 1 गुणे 1, 1 गुणे 1, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। तो आज यह समझ में आ गया कि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है। इस बात को याद रखेंगे। तो नोट कर देता हूं, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य, 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य। तो यहां से यदि आप देखेंगे तो जब 1 नहीं आता, 0 को शामिल नहीं करते, तो अब आप क्या करोगे? 1 व स्वयं से विभाजित है तो 1 में केवल एक ही फैक्टर होता है, 2 है नहीं, तो 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। अब यहां पर क्लियर हो गया कि 1 क्यों भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यदि बात करेंगे तो 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर क्या होगी? 4 तो कट जाता है ना 2 से, फिर डॉट 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 ऐसे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे ही अदर संख्याएं। इनकी टेबल हम अलग बनाकर पढ़ेंगे। इसका एक प्राइम नंबर्स का अलग से ही पहचान होती है, उसका अलग से वीडियो। आज तक आप सोचे नहीं होंगे कि प्राइम नंबर पर इतनी मजबूती से पढ़ाई करना जरूरी है। देखिए, मैंने कहा था जब मैं नंबर सिस्टम भी पढ़ाऊंगा बहुत विधिवत और बारीकियों के साथ अध्ययन करेंगे, तो एक एक चीज को आपको नोटिस करना है। अब मुद्दे की बात आती है, सर 0 की बात आपने करने के लिए कहा था, तो 0 कैसे? अब देखिए जरा, 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है ना, अर्थात 1 से कोई भी प्राकृतिक संख्या हो और कोई भी संख्या हो 1 से पूर्णता विभाजित होती है, यदि होल नंबर भी है तो पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या 1 से विभाजित होती है। क्लियर है? कोई भी पूर्ण संख्या 1 से अवश्य विभाजित होती है। जैसे 2/1 बराबर 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 से भाग दें किसी भी संख्या में, हमेशा आपका वह पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वह पूर्णतः विभाजित। अब ये बताइए 0/1 करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, 0/2 करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? अर्थात 0 में 2 का भाग देंगे तो 1 भी बार नहीं जाएगा, ये 0 हो गया, तो शेष फल आपका 0 ही तो आया। अर्थात जब शेष फल 0 आता है तो वह पूर्णता विभाजन की स्थिति होती है। तो इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि 2 एक आपकी
जीरो ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दें, 2/0 कर दें तो अनंत आता है, 1/0 कर दें तो अनंत आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तीनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी। एक ऐसी संख्या है जो सभी को पूर्णतः विभाजित करती है, और जीरो एक ऐसी संख्या है जो समस्त संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहां पर आप यदि जीरो को रखना चाहते हैं तो किस कैटेगरी में रखेंगे? सम संख्याओं की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि दो से जो पूर्णतः विभाजित संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। तो कई बुक्स में आपको यह लिखा मिलता है कि जीरो एक सम संख्या भी है। ठीक, इसकी बात हो गई। हम अब बात करते हैं संख्याओं में की रचना पर, संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, उन पर काम कैसे होता है। तो देखें जरा संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं की रचना कैसे होती है। मूल रूप से जो हमें पढ़ना है यहां पर दाशमिक प्रणाली पढ़नी है, यानी कि डेसिमल पद्धति पढ़नी है संख्याओं की। अब हमें जो पद्धतियां दो हमारे सिलेबस में हैं वो कौन कौन सी हैं? दाशमिक प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में 10 अंकों का प्रयोग होता है। कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये इतने अंक हो गए। तो ये दशमलव प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? दशमलव प्रणाली या दाशमिक प्रणाली कहते हैं प्रणाली। और अब आते हैं द्विधारी पद्धति। द्विधारी पद्धति जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अध्ययन में किया जाता है, जिसे आप कहते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम। तो इन दोनों का भी जो अभी हमें अध्ययन करना है वो दाशमिक प्रणाली का करना है। तो 0 से लेकर 9 तक टोटल कितने अंक हुए? 10 अंक हुए। इन सभी 10 अंकों का प्रयोग हम बचपन से कर रहे हैं। तो इन्हीं का प्रयोग वाली मैथ्स आपको पढ़नी है। लेकिन आजकल की दुनिया में कुछ सवाल ऐसे भी चल रहे हैं जो बाइनरी में परिवर्तित करने की बात करते हैं। तो बाइनरी संख्या क्या होती है? बाइनरी क्यों कहा गया है? जैसा कि नाम से ही परिचय दे रहा है कि केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है। वे 2 अंक कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। ये होता है बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का प्रयोग होता है। और दाशमिक प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक सभी अंकों का प्रयोग होता है। यह बात समझ में आ गई। अब इनसे कई संख्याएं बनती हैं और संख्याओं की रचना के बारे में हम बात करते हैं कि संख्याएं जब बनती हैं तो कैसे बनती हैं। तो यहां पर प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की यदि बात करते हैं तो ये बताइए 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? 9 होंगी। ये कैसे आएगा? 9 में से 1 घटा दो तो आपको मिल जाएगा कितना? 8 मिलेगा। 8 में पहली और आखिरी जब समांतर श्रेणी में समान अंतर में संख्याएं बढ़ती हैं तो वहां पर पहली संख्या में आखिरी संख्या को घटा दिया जाए और फिर उसमें क्या किया जाए? 1 जोड़ दिया जाए तो आपको कुल संख्याओं की संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि टेट का जब परीक्षा प्रारंभ हुई थी, पहली बार एक क्वेश्चन आया था कि 1000 तथा 2000, 1000 से 2000 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इसकी बात हम करते हैं 1000 से लेकर, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, 1000 से 2000 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी।
तो 1000 से 2000 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, इसको ध्यान दीजिए। तो भैया हम क्या करेंगे, कुछ लोगों ने क्या किया था, 2000 में 1000 घटाया और 1000 आंसर लगा के चले आए थे, पहले नंबर पे यही दिया गया था। लेकिन आप गलत कर रहे हो। बहुत ही छोटी भाषा में छोटी छोटी चीजों से हमें इन चीजों को क्लियर करना है। कैसे? जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें, 1 2 3 तक गिनती लिखें, 4 तक गिनती लिखें, 5 तक गिनती लिखें, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो आप क्या कर रहे हो कि इसमें इसको घटा दो, 4 आ गया, लेकिन संख्याएं 5 है, 1 जोड़ देते हैं, अब आएगी 5 संख्याएं। उसी प्रकार यहां पर क्या है, 1000 से 2000 तक, तो 2000 में से 1000 घटा दीजिए तो कितना आया? 1000 आया। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा, प्लस 1 और जोड़ना पड़ेगा, तब आपका आएगा 1001। अर्थात 1000 से लेकर 2000 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 1001 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। बात क्लियर हो गई ना आपको? अब इसी में बीच की शब्द, बीच का शब्द प्रयोग करता है, 1000 तथा 2000 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। जब बीच की बात करता है तो इसका मतलब इन दोनों को काउंट नहीं करना है। तो बीच, तो इसके बाद प्राकृतिक संख्या कौन सी? जब बीच की बात करेगा तो देखें, यदि बीच की बात करेगा तो बीच में 1001 और ये 2000 से जस्ट पहले कितना आएगा? 1999 आएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो गया? 1999 ऋण 1001 करोगे तो 8 ये प्राप्त होगा ना। यहां पर ये 9 प्राप्त हुआ और ये 9 प्राप्त हुआ, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 998। बट ध्यान दीजिए, हम ऐसे पहली और आखिरी संख्या के अंतर में से 1 जोड़ते हैं तो संख्याओं की कुल संख्या प्राप्त होती है, अर्थात 999 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यह बात क्लियर हो गई होगी कि टोटल हमारी संख्याएं 1000 से लेकर 1999 तक 999 संख्याएं हो जाएंगी। ओके, आशा करता हूं इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अर्थात हमें जब भी दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होंगी, अर्थात इतने से लेकर इतने तक कितनी संख्याएं होंगी, उसका सिस्टम पता चल गया। आखिरी संख्या में पहली संख्या को जोड़ करके 1 घटा दिया जाता है जब प्राकृतिक संख्याओं की बात होती है, और बाकी जब मैं श्रेणियां पढ़ाऊंगा, प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, वहां पर और भी बारीकियों पर इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें जरा, संख्याओं का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। संख्याओं का जो निर्माण होता है समझेंगे आप, इसको क्या कहते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 सबको पता होगा, अब आगे मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। इकाई, दाही, सैकड़ा, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर आगे अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार आप लिखते हैं। कुछ और भी पद्धतियां होती हैं, उनका हम अभी फालतू का जिक्र नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि आजकल YouTube की दुनिया में जो व्यू दिखते हैं 10 मिलियन, तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 बिलियन का मतलब क्या होता है, उनकी बात हम बाद में कर लेंगे जब कभी फुर्सत मिलेगी। क्योंकि अभी हमें सिलेबस पर कमांड करनी है, तो सिलेबस पर केवल कमांड करेंगे। जैसे 2 अंकों की संख्या है तो ये कितनी हो जाएगी, जैसे 23 लिखा है, अब ये 23 हो गया। इसका विस्तारित स्वरूप 2 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो इकाई का अंक 3, दाही का अंक 2 हो गया। अब 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको देखें। जैसे कुछ लोग कहते हैं सर ये x पहला और y, इकाई का अंक, दाही का अंक, लेकिन ऐसे नहीं लिखना होता है। लिखेंगे कैसे इसको, इसका विस्तारित रूप। और जब विस्तारित रूप लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, 20 2 ले लिया जाए, जितने अंक नीचे हैं उतना 0 लगा दिया जाए, प्लस 3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 20 + 3 = 23। लेकिन इसको सही तरीके से यदि लिखोगे 2 × 10, ठीक, +3 लिखेंगे
तो यही कारण है जब दो अंकों की संख्या एज्यूम करते हो तो उसका वास्तविक स्वरूप होता है 10x प्लस y। दो अंकों की संख्या इस प्रकार प्रदर्शित की जाती है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए 3 अंकों की संख्या लाते हैं। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, 456। तो ये बताइए इसको क्या लिखेंगे? जो चीज है उसको ये 400 लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखेंगे? 50 लिखा जा सकता है, इसको 6 का 6 लिखा जा सकता है। और जब ऐसे जितने भी अंक नीचे बचते हैं उतने जीरो, तो अब यही चीज कहलाती है 4 का स्थानीय मान। क्या कहलाएगा? 4 का स्थानीय मान। स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो 4 का यहां पर स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और यही आपका विस्तारित रूप में यदि लिखते हो 456 को, तो 456 का विस्तारित रूप 400 प्लस 50 प्लस 6 हो जाएगा। अब यहां पर ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब तीनों अंक हैं तो इस संख्या को, 3 अंकों की संख्या को कैसे प्रदर्शित, ये 3 अंकों की संख्या जो है ये x हो गई, ये y हो गई और ये z हो गई। यदि इनको प्रदर्शित करना है तो कैसे प्रदर्शित करोगे? 100z प्लस 10y प्लस x। 3 अंकों की संख्या कुछ ऐसे माना जाएगा। तो अब बात समझ में आई होगी कि 3 अंकों की संख्या, तो स्थानीय मान क्या होता है, यह बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे स्थानीय मान का विधिवत रूप से। तो 4 6 3 2 5, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान जो होगा तो 6, कितने जीरो? 3 जीरो रख दीजिए, अर्थात 6000 इसका स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आती है, स्थानीय मान ये आपका प्लेस वैल्यू हो गई और अंकीय मान 6 होता है। ये अंकीय मान यदि पूछेगा तो उसको 6 बोलेंगे। इसका 6 का अंकीय मान वही रहता है और स्थानीय मान आपका 6000 हो जाएगा। तो स्थानीय मान तक आपने चीजों को समझा। तो कैसे 2 अंकों की संख्या बनती है, कैसे 3 अंकों की संख्या की कल्पना करते हैं, यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, बहुत चीजें हैं जो समझनी है आपको यहां पर। तो हम अब केवल आएंगे यहां पर दार्शनिक प्रणाली पर। तो आपको गिनती आती है कि नहीं आती है? गिनती की यदि बात करें तो आप पहले सर्वप्रथम हम गिनती पर काम करना चाहते हैं। तो गिनती 1 से लेकर 100 तक गिनती सबको आती होगी ना? तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर गिनती क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली हैं यहां से। 26 27 28 29 30। भैया नंबर सिस्टम जब पढ़ने निकले हो तो ढंग से पढ़ो। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40। अब यहां पर क्या करेंगे? 41 42 43 44। सबको आ रहा होगा भाई, ये ना सोचिएगा बहुत चीजें छोटी हैं, कभी कभी छोटी चीजें बड़ा काम देती हैं। 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। कभी कभी देखते हैं ना, नमक को बड़ा सस्ता मान लेते हो आप लोग, और नमक के बिना स्वाद बिल्कुल
जीरो हो जाता है। तो ये भी वही नमक का काम ही कर रही हैं, ये समझ के चलिएगा आप लोग। हम तो तेरे मोहब्बत में इतना गिर जाएंगे कि किसी और को भी नहीं याद कर पाएंगे। तो भैया आपकी मोहब्बत में इतनी छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहा हूं, तो आप भी ध्यान दीजिएगा। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 90। सॉरी 80। अब यहां पर देखेंगे कितना हो जाएगा, कुछ गायब हुआ क्या? 77, 78, 79, 80। अब यहां पर 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो देखें जरा, अब पूरी गिनती आपके सामने जो आप लोग पढ़ते थे 100 तक की गिनती, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो इस पर हमें काम क्या करना है? सर्वप्रथम आप देखें कि एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। एक अंक की टोटल कितनी संख्याएं? 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 9 संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? एक अंक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं? 9 प्राकृतिक संख्याएं। अब 10 से लेकर 99 तक पहुंचोगे तो 2 अंक तक की संख्याओं की बात कर रहा है। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 10 से शुरू हुई और 99 तक गई तो कितनी हो जाएंगी? 10 से शुरू होकर जब 99 तक जाएंगी तो 99 में 10 घटेगा, 89 आ गया, तो 89 में 1 जुड़ जाएगा, तो 90 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? तो यहां पर एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ऐसे सवाल बनते हैं। तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो एक अंक की कुल कितनी संख्या, एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं? कुल 9 होती हैं। तो 2 अंक की कितनी होंगी? 2 अंक की 90 हो गई कि नहीं हो गई? और 3 अंक की कहां से? 100 से शुरू होंगी, 999 तक जाएंगे, घटाइए 900 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब 3 अंक की कितनी हो जाएंगी? 900 हो गई। तो एक चीज आप देख रहे हैं यहां पर कि जितने अंक की संख्याएं हैं 9 लगा दीजिए। कुल संख्याओं की यदि बात करता है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 2 जीरो बढ़ा दिए। 3 अंक में 2 जीरो बढ़े, 2 अंक में 1 जीरो बढ़ा, 1 अंक में कुछ नहीं, यानी कि 1 कम जीरो। जैसे आपसे एक क्वेश्चन किया गया था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था ये। अब आप लोग कहते हो सर बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हैं। भैया 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है सीजीएल मेंस में। आपसे पूछा गया था 12 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 12 अंकों की कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? भैया 9 के नीचे कितने जीरो? 11 जीरो लगा दीजिए। लेकिन जीरो को प्रदर्शित करने के लिए हम 10 की पावर कितना? 11 लिख देंगे। कुल मिलाकर जितने अंकों की संख्या है तो n अंकों की कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी? n अंकों की कुल संख्याएं जो होती हैं वो होती है 9 गुणे 10 की पावर n-1। यह आपको याद रखना है। जैसे हम कह दें 24 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 9 गुणे 10 की पावर 23 हो जाएगा ना। 24 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी? तो अब आशा करता हूं यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, अभी चीजें समाप्त नहीं हुई, अभी हमें नंबर पर पूरी तरह से काम करना है। तो देखें जरा, नंबर पर पूरी तरह से काम करना है तो और क्या चीजें सीखनी है यहां से। अब यह बताओ आप, कौन कितनी बार प्रयोग हो रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। चलिए अब यदि यहां से हम बात करते हैं तो
तो एक कितनी बार 100 तक की गिनती में प्रयोग होता है, और आपका 9 कितनी बार होता है, 8 कितनी बार प्रयोग होता है, इन सब चीजों की जानकारी लेते हैं। तो एक सबसे कम बार एक का प्रयोग, जीरो का प्रयोग सबसे कम बार होता है, तो जीरो का प्रयोग कितनी बार होता है सबसे पहले देखते हैं। जीरो और कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ये 10 लाइन है ना, तो 10 लाइन में से तो जीरो का प्रयोग कितनी बार होता है, जीरो का प्रयोग 11 बार होता है 100 तक की गिनती में। 1 से 100 तक की गिनती में जीरो कितनी बार सम्मिलित है, 11 बार सम्मिलित है। देख लिए। अब देखिए एक कितनी बार सम्मिलित है, एक कितनी बार सम्मिलित है, एक सभी लाइनों में नीचे इकाई का अंक तो दिखाई दे रहा है, बट एक चीज और है कि एक सब जगह नीचे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन होता क्या है, यहां पर भी है एक, और ये लाइन यहां पर भी है ना, ऊपर दाही के अंक में 10 मिलते हैं, सभी अंकों के साथ यही होगा। तो 10 एक 11, 10 और 10 ऐसे 20 हो गया, 20 एक 21। तो एक कितनी बार होता है, 21 बार होता है। कितनी बार होता है, 21 बार होता है। क्लियर है, कितनी बार, 21 बार। अब यहां से चलते हैं, बाकी सब कितनी बार होते हैं, बाकी 0 और 1 को ध्यान देना था, शेष सभी कितनी बार, शेष सभी का मतलब 2 3 4 5 6 7 8, शेष सभी जो होते हैं, शेष सभी 20 बार होते हैं। कितनी बार, 20 बार, 20 बार होते हैं। चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो 0 और 1 को याद रखना है। तो 0 11 बार सम्मिलित होता है, 1 21 बार सम्मिलित होता है, शेष सभी कितनी बार सम्मिलित होते हैं, 20 बार सम्मिलित होते हैं। आशा करता हूं यह चीज समझ में आ गई होगी। लेकिन आज का दौर ऐसा आ गया कि आपसे कहता है 100 से लेकर 200 तक की गिनती लिखने में कुल 2 कितनी बार सम्मिलित होगा। अब तो बड़ी मुसीबत आ गई। अब क्या करेंगे ये समझिए जरा। तो अब यहां पर देखिए जरा कि अब हमें करना क्या है। बहुत आसान शब्दों में चीजों को समझना है। चाहे 101 हो, 100 के ऊपर यदि गिनती लिखोगे तो सब जगह 101 0 0 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहां पर अब मैं गिनती को आगे बढ़ा रहा हूं। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, बाकी सब जगह अब एक सब जगह बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। ठीक, तो भैया ये बताओ, कुछ नहीं करना, 2 अंकों की संख्याओं तक का पूरा एनालाइज कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सैकड़ा में अब ये जब भी लिखेंगे 201, 203, ये सब यहां पर आने वाले हैं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहां से यदि आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, अब इसमें कह दे 100 से लेकर 200 तक की गिनती में 2 कितनी बार शामिल होगा। 100 से लेकर 2 तक की गिनती में तो आप 2 तो सैकड़ा के अंक में जाता नहीं है। 100 से 200 तक की गिनती में कितने 2 कितनी बार शामिल होगा। तो बाकी तो पहले हमें ये भूल जाना है कि ये भी है, हमें 2 अंकों तक काम करना है, और 2 अंकों तक काम करना है तो 2 कितनी बार होता है, मैंने लिखवाया है 2 अंकों में 2 20 बार होता है। देख लीजिए, बाकी वही ब्लैक से जो लिखा है वही चीज तो आ रही है ना। एक सब जगह लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21 बार 2 शामिल होगा। इसी प्रकार आपसे कह दे 3 कितनी बार होता है, 4 कितने, 1000 तक की संख्याओं में, तो एक बार आप प्रयोग करिएगा। बाकी कुछ चीजें मैं आपके लिए भी छोड़ता हूं, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एक एनालाइज करते रहिए, क्योंकि जब ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तभी एग्जाम में दिखाई देगा आपका रिजल्ट। कभी भी मैथ्स को टालू तरीके से नहीं पढ़ना है कि काम चल जाएगा।
काम चलने वाला सब्जेक्ट नहीं है। और आपके लिए, आपके साथ मेहनत करने के लिए मैं आ गया हूं और आप भी उसी प्रकार मेहनत करिए। एक तरफा मोहब्बत मत करवाइएगा, क्योंकि मोहब्बत एक तरफ से होती है तो सजा देती है, दोनों तरफ से होती है तो मजा देती है। तो भाइयों, दोनों तरफ आग बराबर लगनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश के साथ इसकी आगे की श्रृंखला में। जय हिंद, नमस्कार।